दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम फाइल करेंगे ITR 3 को। अगर आपने कोई इंट्राडे किया है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कोई ट्रेडिंग की है और वहाँ पर आपको लॉस है, तो यहाँ पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके चलेंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे, टैक्स ऑडिट में हम जाएंगे नहीं, और जो भी आपके लॉसेस हैं वो कैसे कैरी फॉरवर्ड आपको करने हैं वो भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। तो टैक्स ऑडिट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ITR 3 जब आप फाइल करने जाते हैं। और इसको लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा। तो वैसे तो मैंने टैक्स ऑडिट के ऊपर कब आपको करवाना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। बट स्टिल इस वीडियो के अंदर मैं कुछ टाइम जो है इन दोनों चीज़ों के ऊपर लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पर टैक्स ऑडिट क्यों चूज़ नहीं किया है और बुक्स ऑफ अकाउंट हम जो है क्यों मेंटेन कर रहे हैं। अब इससे पहले ITR 3 के ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ मैंने बिगिनिंग से लेकर एंड तक सारे ही पॉइंट्स को कवर किया है। तो वहाँ पर मैंने सैलरी की इनकम आप कैसे दिखा सकते हैं अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, अगर आपने शेयर मार्केट में शेयर्स को सेल किया है, म्यूचुअल फंड को सेल किया है, तो वहाँ से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, उसको आप कैसे दिखा सकते हैं। तो वो उसके अलावा आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर इंट्राडे के अंदर कोई प्रॉफिट है तो वो कैसे दिखा सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाएं और देख लें, क्योंकि यहाँ पर मैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे के लॉस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टैब हैं वही आपको फिल करके दिखाऊंगा। बाकी आपको सैलरी इनकम दिखानी है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाना है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर ले आया हूँ, जहाँ पर देखिए आप डिफरेंट टैब्स को देखेंगे, एक एक टैब को हम जो है फिल करते चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपका पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाता है, हम जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही आप जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट तो आपको ऐसे ही रहना है, कुछ करना नहीं है। फाइलिंग सेक्शन और ऑडिट इन्फॉर्मेशन, ये दो सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले फाइलिंग सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा तो 139(1) आ जाएगा, नीचे आप आएंगे, इसको नो कर दीजिए। देखिए यहाँ आपसे पूछेगा क्या आपने न्यू टैक्स रिजीम कभी चूज़ किया है सेक्शन 115 BAC के अंदर, तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे ये पूछेगा क्या आप इस असेसमेंट ईयर में करना चाहते हैं, तो इसको भी आप नो कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको नॉट ऑप्टिंग कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको येस कर देंगे तो फिर आपको जो है किसी भी तरीके की डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए, उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट में रेजिडेंट जो है वो चूज़ कर लीजिए, और जैसे ही रेजिडेंट चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबको नो करते चले जाना है, एक बार आप ज़रूर यहाँ पे चेक कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो येस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप इसको नो कर दीजिए। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं तो आप येस कर सकते हैं। आपने कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर लिए हुए हैं तो येस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। तो यहाँ मैक्सिमम केसेस में जो है नो ही आता है, फिर भी आप अपने केस में एक बार देख लीजिए। उसके बाद इसको आप सेव कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप इसको सेव कर देंगे, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है दोस्तों वो आ जाती है ऑडिट इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर 3 सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या आप सेक्शन 44 AB के अंदर ऑडिट के लिए एलिजिबल हैं, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक वर्किंग मैंने बनाई है, इसके लिए उस वर्किंग के ऊपर लेके आ जाता हूँ। देखिए ये वर्किंग मैंने तैयार की हुई है, जहाँ की मैं आपको फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे का जो लॉस है वो सारी कैलकुलेशन मैंने यहाँ की हुई है, P&L बनाया हुआ है, बैलेंस शीट बनाई हुई है। यहीं मैंने आपको टैक्स ऑडिट की लिमिट भी बता दी है और बुक्स ऑफ अकाउंट की लिमिट भी बता दी है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, जहाँ की आप इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर करते हैं, ऑप्शन करते हैं या डिलीवरी करते हैं, जहाँ पर कि डिलीवरी आपका बिजनेस माना जाता है, तो उस केस में फिर क्या होता है, आपको टोटल टर्नओवर देख लेना होता है। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होता है तो उस केस में फिर आपके लिए टैक्स ऑडिट कंपलसरी होता है। तो मेरे केस में आप देखेंगे जो मेरा टर्नओवर है दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन का मिला के, जो कि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है या नॉर्मल बिजनेस आप बोलते हैं, 17,86,000 है। वहीं इंट्राडे के केस में जो मेरा टर्नओवर है दोस्तों वो 6,98,000 है। तो इस तरीके से मेरा टोटल जो टर्नओवर हो जाता है वो 24,85,000 हो जाता है, जो कि 10 करोड़ की लिमिट से तो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं जो है टैक्स ऑडिट मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं, तो मैं इसको नो कर देता हूँ कि टैक्स ऑडिट मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए लाइबल हैं 44AA के अंदर। देखिए दोस्तों 44AA क्या कहता है, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं
और आपने पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में 25 लाख से ज़्यादा का आपका टर्नओवर है, या किसी भी एक साल में आपका प्रॉफिट जो है 2.50 लाख से ज़्यादा है, तो आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है। या फिर पिछले 3 साल का आपका रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल में आप बिज़नेस ही नहीं कर रहे थे, तो फिर करंट ईयर में देख लिया जाता है कि एज एन इंडिविजुअल क्या आपका टर्नओवर 25 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर जो आपका प्रॉफिट है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन आप फुलफिल कर देंगे तो आपके लिए जो है बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है। तो देखिए यही मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं अगर आपका टर्नओवर 25 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर आपका जो प्रॉफिट है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने ज़रूरी हो जाते हैं। बट मेरे केस में तो आप देखेंगे जो मेरा टर्नओवर है 24,85,000 है, तो वैसे ही मेरी लिमिट जो है 25 लाख से कम है। बट अगर मेरा ये टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा भी होता दोस्तों, तब तो मुझे मेंटेन करने ही पड़ते बुक्स ऑफ अकाउंट। बट यहाँ ज़्यादा नहीं है तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो टर्नओवर लिमिट के हिसाब से जाऊँ तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो टर्नओवर है वो 24,85,000 है। जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन आपको कब करने ज़रूरी है, जब आपका टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा हो, या फिर आपका जो प्रॉफिट है वो 2.50 लाख से ज़्यादा हो। तो दोनों ही सिचुएशन में मेरा प्रॉफिट भी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, और जो मेरा टर्नओवर है वो भी 25 लाख से ज़्यादा नहीं है। बट उसके बावजूद भी यहाँ पर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके चलूँगा। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके मैं क्यों चलूँगा, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में भी दिखाया था, उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि मैं ITR 3 जो फाइल कर रहा हूँ वो लॉस की ITR में फाइल कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लॉस मैं दिखाऊंगा उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, उनका बेनिफिट लेना चाहता हूँ। तो इस तरीके से लॉस की ITR फाइल करने के लिए ही मुझे जो है बुक्स ऑफ अकाउंट को येस करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना होता और मेरा टर्नओवर 25 लाख रुपए से कम होता तो उस केस में फिर मैं नो कर सकता था। बट क्योंकि यहाँ मैं लॉस की ITR फाइल कर रहा हूँ, अपनी ITR के अंदर लॉस क्लेम कर रहा हूँ, तो इसीलिए ही जो है मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। उसके बाद देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन कर ली है, ये आप जो है इसको नो कर दीजिए, क्योंकि ये आपका जो सेक्शन होते हैं ये प्रिजम्पटिव सेक्शन होते हैं, इनका जो रूल्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो आप इसको नो करके चल सकते हैं, क्योंकि हमने तो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे मेंटेन जो है कर ली है। उसके बाद देखिए जब आप इसको नो कर देंगे दोस्तों, तो जैसे ही आप इसको नो करेंगे अब आपसे ये पूछेगा वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल ग्रॉस रिसिप्ट टर्नओवर ऑफ बिजनेस इज बिटवीन 1 करोड़ एंड 10 करोड़। तो क्या आपका 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है? तो दोस्तों मेरा जो टर्नओवर है वो तो केवल 24,85,000 है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अब आपके केस में हो सकता है कि आपका 1 करोड़ से ज़्यादा हो और 10 करोड़ से कम हो, तब भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना ज़रूरी तो नहीं है। बट उस केस में देखिए आपको क्या करना होगा, तो आप उसको जब येस कर देंगे, सपोज करें आपका 2 करोड़ का टर्नओवर है या 5 करोड़ का टर्नओवर है, तो आप इसको जब येस करेंगे तो नीचे 2 क्वेश्चन आपसे और पूछेगा ये। तो इन क्वेश्चंस में आपको सिंपली दोनों जगह आपको जो है येस कर देना है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको जो भी टोटल पैसा मिला है, ग्रॉस रिसिप्ट है, टर्नओवर है, सेल है, या कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, लोन है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो 5% से ज़्यादा जो है कैश में नहीं है, या नॉन अकाउंट पे या चेक DD, नॉन अकाउंट चेक या DD से नहीं है, तो आपको सिंपली इसमें येस कर देना है। तो अगर आपका ऐसा केस है तो आप सिंपली यहाँ पर भी येस कर दीजिए। इसी तरीके से ये पेमेंट्स की बात भी करता है। तो मेरे केस में तो सिंपली ये है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। तो देखिए मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलूँगा, टैक्स ऑडिट में जो है नहीं जाऊँगा। तो ये मेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, ये फिल हो चुकी है। सिंपली यहाँ पे भी आप नो कर दीजिए। अब जो है इसको सेव कर दीजिए। तो इस पर मैंने टाइम लगाया है क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, फिल करते हुए लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो इसकी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा दोस्तों। तो अब मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो देखिए जो मेरा पहला टैब है दोस्तों वो कंफर्म हो चुका है। अब हम नेचर ऑफ बिजनेस को जो है वो कंफर्म कर लेंगे। तो चलिए नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपको ऐड डिटेल कर देना है और यहाँ अपना जो बिज़नेस है वो मेंशन कर देना है। तो आपको यहाँ हमेशा कोई भी एक आप जो है कोड यहाँ चूज़ कर सकते हैं। एक तो 13018 है जिसमें अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज आता है, या फिर आप इसकी जगह दोस्तों चूज़ कर सकते हैं 13010। दोनों में से कोई भी कोड आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं। यहाँ पे सिंपली आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका नाम है, राम है, श्याम है, या जो भी आपका बिजनेस का नाम है, या जो आपके पैन कार्ड के ऊपर नाम है वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप सिंपली लिख दीजिए ट्रेडिंग इन इंट्रा डे एंड F&O, सिंपली आप ये मेंशन कर दीजिए और अब आप इसको जो है ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं ऐड कर दूंगा, नीचे आने के बाद आपको सिंपली इसको क्लिक कर देना, कंफर्म कर देना है। तो देख सकते हैं आप, आपकी जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो भी कंफर्म हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको एक बैलेंस शीट बनानी है छोटी सी। उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट इसमें मैं बता देता हूँ टैब कौन से हैं। बैलेंस शीट हम बनाएंगे, उसके बाद एक P&L बनाएंगे। तो ये दो जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहले मैं बैलेंस शीट बाद में बनाऊंगा, पहले दोस्तों मैं जो P&L वाला है इसको मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। तो चलिए P&L के ऊपर जो है वो कन्फर्म कर देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस की जो डिटेल्स है वो दोस्तों आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस जो है यहाँ पर समझा देता हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो ज़ीरोधा के अंदर ट्रेडिंग की है तो आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो बनाना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि सारा काम आपका जो है ज़ीरोधा से ही हो जाता है। जो भी आपका एक्सचेंज है, वो वेंचरा हो, अपस्टॉक्स हो, ग्रो हो, 5 पैसा हो, कोई भी हो दोस्तों, वहाँ से आपको सारा ही डेटा आपका मिल जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस का आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने ब्रोकर से जो है मांग सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सारा डेटा आपको वही प्रोवाइड करा देगा, आपको सिंपली उसको जो है एक टेबल फॉर्म में रखना होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, तो देखिए ये मेरी ज़ीरोधा की स्टेटमेंट है, जहाँ उन्होंने मुझे कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ वो दे दिया है। इसी तरीके से टर्नओवर भी उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, और जो खर्चे से रिलेटेड हुए हैं वो भी इन्होंने जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं। इसी तरीके से इंट्राडे के अंदर भी देख सकते हैं आप, इंट्राडे में जो लॉस हुआ है वो प्रोवाइड कर दिया है, इंट्राडे का टर्नओवर प्रोवाइड कर दिया, और जो खर्चे वो भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपली क्या किया, देखिए फ्यूचर के अंदर मैंने उसी शीट्स के अंदर टर्नओवर के ऊपर फॉर्मूला लगा दिया। इसी तरीके से मैंने जो ऑप्शन है आपका उसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया है। इसी तरीके से मैं इनके जो प्रॉफिट है या लॉस है वो ले आया हूँ। यहाँ पे देखिए 28,000 का मुझे फ्यूचर के अंदर लॉस था, और 60,000 का लॉस मुझे जो है ऑप्शन के अंदर है। तो ये लॉस मैं यहाँ ले आया हूँ। इसी तरीके से इंट्राडे के अंदर जो मुझे लॉस था 9876 का, वो मैं यहाँ पर ले आया हूँ। तो सारा डेटा आपको जो है आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस ब्रोकर देगा वहीं से मिल जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों कुछ इसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हुए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं वहाँ कोई ब्रोकरेज लगती है, क्लियरिंग चार्जेस लगते हैं, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, सेबी की टर्नओवर फीस होती है, एसटीटी होता है। तो क्योंकि आप यहाँ पर इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हैं तो ये आपका बिजनेस माना जाता है। तो बिजनेस के केस में अब आप सारे ही खर्चे यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, जब आप कैपिटल गेन की इनकम दिखाते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वहाँ पे आपको एसटीटी नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको एसटीटी की डिडक्शन भी जो है वो मिल जाएगी। तो ये देखिए एक्सपेंसेस जो है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 13,004 के, वो 13,004 के खर्चे भी मैं यहाँ पर ले आया हूँ। वो मैंने प्रोपोर्शनेटली जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ब्रेकअप दे दिया है। तो ये ब्रेकअप आपको सिंपली कैसे देना है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का टोटल टर्नओवर है 17,86,000, तो ये जो 13,004 का खर्चा है ये आप जो है प्रोपोर्शनेटली इन दोनों के बीच में जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 10,26,000 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 17,86,000 से, तो ये करीब करीब 57% आता है। ये जो अगर आएगा तो ये 57% आएगा, और जो बैलेंस आएगा 43% आएगा, 43% आएगा। तो ये जो रेशियो है इनकी, ये आपकी 57 और 43 की रेशियो है। तो ये एक्सपेंस जो है 13,004 का, वो मैंने 57 और 43 की रेशियो में जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस आपका आ गया। तो इस तरीके से 28,000 का फ्यूचर के अंदर लॉस था, 5531 के खर्चे हुए, तो जो टोटल लॉस हो गया फ्यूचर में 34,296 हो गया। ऑप्शन के अंदर जो लॉस हो गया दोस्तों वो 68,275 हो गया। इसी तरीके से इंट्राडे भी मैंने कर दिया है। तो इस तरीके से मेरा जो टोटल लॉस हो गया है इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन को मिलाकर, तो वो हो गया है 1,16,844। तो इतना डेटा तो आपको आपका ब्रोकर ही प्रोवाइड कर देगा, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको P&L में जाना है ITR के अंदर, इसको फिल कर देना है। ये कुछ उसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों। अगर आप ये क्लेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। तो देखिए ये भी एक मैंने प्रॉपर P&L बना लिया है। देखिए एक प्रॉपर P&L मैंने बनाया हुआ है, जहाँ मैंने जो ये लॉसेस वगैरह की एक डिटेल मैंने बनाई थी ज़ीरोधा से, वो सारे ही मैंने इस फॉर्मेट में लगा लिए हैं। मेरे को फ्यूचर से लॉस हो गया है, ऑप्शन से लॉस हो गया है, लॉस फ्रॉम इंट्राडे 1,16,844, ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे देखिए दिखा चुका था। 1,16,844 का लॉस जो है मुझे हो गया था। उसके बाद देखिए कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी मैंने किए थे, क्योंकि दोस्तों आपका जो इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है ये आपका बिजनेस होता है। तो बिजनेस को रन करने के लिए कुछ ना कुछ तो आप खर्चे करते ही हैं। तो जैसे कुछ इंटरनेट का खर्चा आपने किया होगा, हो सकता है आपने वाईफाई लगवाया हो, अच्छी स्पीड हो उसकी, उसका खर्चा आपका होगा। इसके लिए अलग से आपको मोबाइल या टेलीफोन का खर्चा कुछ पे करना पड़ता होगा। कुछ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के आपके खर्चे होंगे, कोई लोन आपने लिया होगा छोटा मोटा, उसका ब्याज आप पे करते होंगे, कोई आपने किसी की सर्विसेज लेते होंगे, उसको अकाउंटिंग या प्रोफेशनल चार्जेस पे करते होंगे, कुछ कन्वेंस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। तो ये एक्सपेंसेस दोस्तों आप फिल कर देंगे तब भी ठीक है, अगर नहीं भी फिल करेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका जो काम है इतने ही डेटा से हो जाएगा। इतना ही डेटा भी आप फिल कर देंगे तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। बट स्टिल ये अगर डेटा आप बना के चलेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट को इससे जो है कम कर लेंगे, या लॉस होगा तो उसको बढ़ा लेंगे, तो आपके लिए फ़ायदा ही है इसमें। बट यहाँ पर ये जो खर्चा होना चाहिए जेन्युइन खर्चा होना चाहिए, एक्चुअल खर्चा होना चाहिए। ऐसा ना हो ये फेक खर्चा हो। कल अगर आपके पास कोई नोटिस आता है तो ये वर्किंग आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, इनके डॉक्यूमेंटेशन भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो इस तरीके से देखिए ये सारा ही मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस इस टेबल फॉर्मेट में बना लिया है, और इसी तरीके से मैंने ये
जो अकाउंटिंग लैंग्वेज होती है उसके फॉर्मेट भी मैंने तैयार कर लिया है। दोनों चीज़ें सेम है दोस्तों, बट आपको मैंने दिखाने के लिए, समझाने के लिए एक तरीका बताया है। इस साइड आपके लॉसेज आ जाते हैं, खर्चे आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, और ये क्रेडिट साइड है, यहाँ आपकी इनकम आ जाती है। तो ये सारा उसी फॉर्मेट में जो है मैंने मेंशन कर दिया है। तो चलिए ये सारी चीज़ों को अब हम अपने ITR के अंदर जो है मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्लिक किया था दोस्तों, तो यहाँ पर क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है और इसी तरीके से डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। तो क्रेडिट के अंदर तो मेरा कुछ आएगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ अगर आपका प्रॉफिट होता तो क्रेडिट पे क्लिक करना है, आपको ऐड डिटेल्स कर देनी है। तो देखिए जब आप ऐड डिटेल्स करेंगे तो ये 14 में अदर इनकम आएगा। तो अदर इनकम में आने के बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, और यहाँ पे देखिए 11 पॉइंट में एनी अनदर इनकम आएगा। तो अगर आपका कोई फ्यूचर से इनकम है या ऑप्शन से अगर आपकी इनकम है तो सिंपली आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं प्रॉफिट या इनकम फ्रॉम फ्यूचर। तो यहाँ पे सिंपली अगर आपका जो भी इनकम है, सपोज आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ 10,000, वो मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी कोई इनकम है ऑप्शन से तो यहाँ सिंपली आप कॉपी करें, इसको पेस्ट करें और यहाँ सिंपली मेंशन कर दें प्रॉफिट फ्रॉम ऑप्शन। तो जो भी आपका है यहाँ आप जो है मेंशन कर सकते हैं। बट मेरे केस में कुछ नहीं है, मैं सिंपली आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक सिचुएशन ये भी बन सकती है कि आपका फ्यूचर से प्रॉफिट हो सकता है और यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। सपोज 20,000 का आपका प्रॉफिट था, 60,000 का लॉस था, तो ओवरऑल तो आपको 40,000 ही आएगा। तो ओवरऑल तो आप लॉस में ही रहेंगे, बट इंडिविजुअली ये एक प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो एक सिचुएशन भी हो सकती है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे केस में कुछ नहीं है, मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए ही किया था। तो अब मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ दोस्तों, इसमें मुझे कुछ करना नहीं है क्योंकि मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं है। अब मुझे लॉस मेंशन करना है और एक्सपेंसेस मेंशन करने हैं। तो उसके लिए आपको डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाना है दोस्तों, ऐड डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद देखिए आपको यहाँ सारे ही खर्चे की डिटेल दिखाई दे जाएगी। तो ये देखिए आपके जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो मैं आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखा रहा था कि आपके टेलीफोन के खर्चे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो सारे आपको यहाँ मेंशन करने हैं। तो ये बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो कि डायरेक्टली आपको ब्रोकर ने प्रोवाइड किए हैं, वो दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए लास्ट में आ जाना है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फर्दर आप नीचे आ जाएंगे। तो देखिए जब आप नीचे आएंगे तो देखिए आपको 46 नंबर पे अदर एक्सपेंसेस करके एक टैब दिखाई देगा। तो इस अदर एक्सपेंसेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एक्सपेंस जो है वो मेंशन कर देना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे मैं फ्यूचर का जो लॉस है और ऑप्शन का लॉस है वो मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस इम्पैक्ट लेने के बाद, जैसे 28,000 का आपका लॉस था, 5,000 के आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे फ्यूचर के अंदर, तो इस तरीके से यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं लॉस फ्रॉम फ्यूचर ट्रेडिंग। तो 34,296, तो आप सिंपली यहाँ मेंशन कर दीजिए लॉस फ्रॉम फ्यूचर। तो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग से लॉस हो गया दोस्तों, कितना लॉस हो गया, 34,296। तो 34,296 आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से भी लॉस है, तो आप यहाँ सिंपली कॉपी कीजिए, इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए और फ्यूचर की जगह आप ऑप्शन कर दीजिए। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से भी लॉस हो गया। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से आपको जो लॉस है वो है 68,275 का। तो 68,275 का आपको ऑप्शन से लॉस है। तो देखिए आपका जो टोटल लॉस हो गया वो हो गया दोस्तों 1,02,571। तो ये आपका लॉस हो गया नॉर्मल बिजनेस से, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन आपके जो है नॉर्मल बिजनेस माने जाते हैं, तो उससे आपको लॉस हो गया 1,02,571 का। तो ये आ गया है, आप इसको सेव कर सकते हैं। तो देखिए आपने इस लॉस को जो है वो सेव कर दी है और सिंपली आप इसको जो है ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आपने ये जो लॉस है ऐड कर लिया है। तो देखिए आपको यहाँ नज़र आ गया है 1,02,571। इसी तरीके से देखिए दोस्तों आपको जो इंट्राडे है ये आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है। तो इससे जो आपको लॉस है वो 14,274 है, इसको भी मेंशन कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली ये जो नो अकाउंट केस दिखाई देगा दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए ऐड डिटेल पे चले जाना है। तो जैसे ही आप ऐड डिटेल पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको टर्नओवर पहले मेंशन कर देना है 698,765। तो 698,765 आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट नहीं है, लॉस है 9,876, तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिए आगे और इसको 9,876 मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपका कुछ खर्चा भी हुआ है देखिए 4,398 का, तो वो आपका इंट्राडे जब में आप जीरोधा में देखेंगे तो देखिए आपका नीचे एक्सपेंस का ब्रेकअप भी यहाँ दिया हुआ है 4,398 का। तो सिंपली ये 4,398 में जो है ये लॉस भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं 4,398। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी आपका जो टोटल लॉस हो जाएगा दोस्तों 14,274 का लॉस आपका इंट्राडे में हो गया। तो आप इसको ऐड कर दीजिए। तो इंट्राडे का लॉस भी देखिए मैंने ऐड कर दिया है और मैंने फ्यूचर का लॉस भी ऐड कर दिया है।
तो देखिए इस तरीके से आपका 1,02,571 का लॉस आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन मिला के था, मींस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से था। और जो आपका इंट्राडे से लॉस था वो 14,274 का लॉस था। अब देखिए दोस्तों ये वाला लॉस तो हमने मेंशन कर दिया, जो टोटल आ गया है 1,16,844। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। तो चलिए उस टैब पे चले जाते हैं P&L के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर 1,16,844 का लॉस आ रहा है जो हमने यहाँ फिल कर चुके हैं। अब इसके अलावा हमें कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी फिल करने हैं। तो उसके लिए आपको दोबारा क्या करना होगा, ऊपर आ जाइए, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाइए। अब देखिए यहाँ पे 1,02,571 का लॉस ऑलरेडी आ रहा है। तो इसके लिए अब हमको क्या करना है, एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपको खर्चे नज़र आ जाएंगे। तो अब आपका जो जो खर्चा आप यहाँ पे फिल करते रहिए। तो यहाँ पे पावर एंड फ्यूल है, तो पावर एंड फ्यूल में आपका जो बिजली का बिल है, एनर्जी है, वो आप फिल कर सकते हैं। तो ये 1,000 रुपीज़ है, तो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ 1,000 रुपीज़। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखते चलिए। इसी तरीके से अगर आपने कोई सैलरी पे एम्प्लॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं और आप उनको कोई सैलरी पे करते हैं, बोनस पे करते हैं, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों, आप यहाँ कुछ नहीं है, आप इसको सिंपली सेव कर दीजिए। थोड़ा सा नीचे आएंगे, कुछ कमीशन आपने पे किया दोस्तों, वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो मेरे केस में कुछ नहीं है, इसको भी सेव कर देता हूँ। अब मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा, आगे आपसे रॉयल्टी पूछेगा, तो कुछ रॉयल्टी आपने पे की है तो आप मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक अकाउंटिंग चार्जेस जो हैं 3,000 के पे किए हैं, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पूछेगा पेड आउटसाइड इंडिया और पेड इन इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट अदर देन कंपनी। तो यहाँ पर तो आएगा नहीं, तो ये टू अदर्स में आपको जो है वो मेंशन कर देना है। तो यहाँ 3,000 आप जो है मेंशन कर दीजिए और इसको भी जो है सेव कर दीजिए। तो ये वाला खर्चा भी आपने जो है वो बुक कर लिया है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए बहुत सारे खर्चे आपको नज़र आ जाएंगे, ट्रैवलिंग का खर्चा, फॉरेन ट्रैवल का, कन्वेंस का। तो मेरे केस में देखिए आप देखेंगे यहाँ पर कन्वेंस चार्जेस है 1,000 रुपीज़, तो ये मेंशन कर देता हूँ मैं, कन्वेंस 1,000 रुपीज़। उसके अलावा टेलीफोन का खर्चा भी है दोस्तों 1,000 रुपीज़ का, टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंस ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ 1,000 रुपीज़। उसके नीचे आप देखेंगे गेस्ट हाउस, क्लब एक्सपेंस, जो भी आपके एक्सपेंसेस आप मेंशन करते चलिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, कोई ऑडिट फ़ी है। उसके अलावा देखिए आपका नीचे आप आएंगे तो ये देखिए 51 नंबर पे जब आप आएंगे, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नज़र आ जाएगा। तो हमारा एक पर्सनल लोन है दोस्तों, इस बिज़नेस के लिए जो लिया गया था, उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट पे किया है 12% पर एनम के हिसाब से 12,000 रुपीज़। तो वो भी हम जो है यहाँ पर्सनल लोन में उसका इंटरेस्ट जो है वो मेंशन कर देते हैं। देखिए पेड आउटसाइड इंडिया या पेड इन इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट, तो हमने नॉन रेजिडेंट को पे नहीं किया है, ना ही हमने आउटसाइड इंडिया पे किया है, तो ये भी टू अदर्स में आ जाएगा। तो यहाँ 12,000 आप मेंशन कर दीजिए। और देखिए दोस्तों जहाँ पर भी आपको नीचे सेव का बटन नज़र आता है, आप इस सेव के ऊपर जो है क्लिक करते चलिए, इसको सेव करते चलिए साथ साथ। तो ये भी हमने देखिए सेव कर लिया है। अब हमारे सारे खर्चे जो हैं फिल हो चुके हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और इंटरनेट का टैब हमें यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो अदर एक्सपेंसेस जहाँ पर आपने लॉस और ऑप्शन, लॉस फ्रॉम फ्यूचर दिखाया था या लॉस फ्रॉम ऑप्शन दिखाया था, तो ये 46 नंबर है, इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर दीजिए। अब जो भी आपका खर्चा बचा हुआ है जिसके लिए आपको टैब नहीं नज़र आ रहा है, आप सिंपली यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली आपको ऐड अनदर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये मेरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो गया दोस्तों। ये मेरा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 700 रुपीज़। इसके अलावा फर्दर मैं ऐड कर देता हूँ, एक खर्चा और मेरा पेंडिंग है, इंटरनेट एक्सपेंसेस। तो इंटरनेट एक्सपेंसेस में मेंशन कर देता हूँ इंटरनेट एक्सपेंसेस, ये मेरे हैं 1372। तो ये भी जो है मेंशन। तो इस तरीके से मैंने सारे खर्चे जो हैं दोस्तों वो बुक कर दिए हैं। यहाँ भी इसको मैं सेव कर देता हूँ और अब मैं लास्ट में आके पूरा ही टैब जो है वो सेव कर देता हूँ। तो देखिए अब आपका जो टोटल लॉस हो गया है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए आप टोटल लॉस आपका कितना था, आप यहाँ पे आ जाइए। आपका जो टोटल लॉस था देखिए 1,22,643 था नॉर्मल बिजनेस से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से। तो देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपका लॉस आपको नज़र आ गया है, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 1,22,643 और नीचे आपका दूसरा लॉस नज़र आ गया है 14,274 इंट्राडे से। तो देखिए पूरा लॉस आपको नज़र आ गया है। तो इस तरीके से आपका जो टोटल लॉस हो जाएगा 1,36,916। तो अब आप इसको जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो देखिए P&L का जो काम है दोस्तों हमने कर दिया है। हमारा जो है 1,36,916 का लॉस जो है वहाँ से मैच हो चुका है। तो ये इन्फॉर्मेशन अब हमारी कंफर्म हो जाएगी। अब जो है हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए P&L का टैब जो है मैं कंफर्म कर चुका हूँ। अब मैं जो है बैलेंस शीट बना लेता हूँ। तो इसके लिए पार्ट ए बैलेंस शीट के ऊपर मैं जो है क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही पार्ट ए बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सोर्स ऑफ फंड का मतलब होता है दोस्तों जहाँ से आपके पास पैसा आया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए आप बोल सकते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब होता है जहाँ पर आपने पैसा यूज़ किया है। तो देखिए मैंने बैलेंस शीट ऑलरेडी यहाँ पर बनाई हुई है। तो आप एप्लीकेशन ऑफ फंड को मतलब होता है दोस्तों, एप्लीकेशन और सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब होता है, तो मैंने गलत लिख दिया है। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है सोर्स ऑफ फंड, ये मैं चेंज कर देता हूँ।
सोर्सेज ऑफ फंड होता है दोस्तों, इसका मतलब एप्लीकेशन ऑफ लायबिलिटीज़ का मतलब होता है सोर्सेज ऑफ फंड। और जो आपकी एसेट्स होती हैं ये आपकी होती है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो वहाँ पर आपको एसेट और लायबिलिटीज़ करके नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, वहाँ पे आपको देखिए दिखाई देगा सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब होता है लायबिलिटीज़ और एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब होता है एसेट्स। तो सोर्स का मतलब ये होता है कि आपने जो ट्रेडिंग की है इस मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे आपका पैसे का सोर्स कहाँ से था और उस पैसे को आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, कैसे उसको खर्च किया, तो वो आपका एसेट साइड में आ जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले आपको सोर्सेज ऑफ फंड के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ऐड डिटेल कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप ऐड डिटेल करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोप्राइटर कैपिटल मेंशन कर देनी है। तो देखिए प्रोप्राइटर कैपिटल में क्या था दोस्तों, इस पर्सन ने जो ट्रेडिंग शुरू करी थी वो 4 लाख रुपए यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है वो लेके आया था। तो 4 लाख वो अपनी सेविंग से लेके आ सकता है, या उसका कोई एफडी होगी उसने वो तो उड़वाई होगी, उसके सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा होगा। तो उसने जो ट्रेडिंग करी थी स्टार्ट, पूरे साल के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के वो 4 लाख रुपए जो है उसने टोटल कैपिटल इंट्रोड्यूस की ये बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो उसको कुछ लॉस भी हो गया पूरे एंड में, देखिए दोस्तों यहाँ पे 1,36,916 का उसको लॉस भी हो गया। तो अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता तो ये 4 लाख की कैपिटल में जुड़ जाता और ये टोटल जो है 5,36,000 आ जाता। बट क्योंकि उसको लॉस हो गया तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं उसकी जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो गई। तो अब उसकी जो कैपिटल है 4 लाख उसने लगाया था, 1,36,000 का उसको लॉस हो गया, तो उसका जो टोटल कैपिटल अब बच गई है वो बच गई है 2,63,084। तो आप सिंपली यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बैलेंस शीट आपको बनानी है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि बैलेंस शीट तो आप बहुत वाइड भी बना सकते हैं, बट हम एक सिंपल सी बैलेंस शीट ही बना के चलेंगे कि आपने टोटल जो पैसा इंट्रोड्यूस किया था उसमें से आप लॉस होगा तो उसको लेस कर दीजिए। अगर इसमें प्रॉफिट होता, सपोज 1,36,000 का प्रॉफिट होता, तो आप इसमें ऐड कर देते और यहाँ पर 5,36,000 आ जाता। तो एक तो सोर्स ये हो गया कि आपका खुद का पैसा था जो कोई आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा था या आपकी एफडी में पड़ा था, वो आपने इस बिज़नेस के अंदर जो है वो लगा दिया। अब आपका पैसा देखिए पैसा कहाँ से आ सकता है, हो सकता है आपने दोस्तों कोई लोन लिया हो, तो लोन में आपको 2 ऑप्शन देगा, सिक्योर्ड लोन लिया है या फिर अनसिक्योर्ड लोन लिया है। तो देखिए यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन में आप आएंगे तो देखिए फ्रॉम बैंक। तो देखिए इसने क्या किया दोस्तों, इस एसएससी ने मैं मान के चल रहा हूँ कि जो बिज़नेस शुरू किया उसको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा शुरू में, तो उसने क्या किया है बैंक से एक पर्सनल लोन भी उठा लिया, ये सोचते हुए कि इस पर्सनल लोन जो मैं ले रहा हूँ इसको बहुत ही जल्द मैं चुका दूंगा क्योंकि मैं अच्छा प्रॉफिट जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन से कमा लूँगा। तो उसने एक पर्सनल लोन भी 1 लाख रुपए का बैंक से उठा लिया। तो अनसिक्योर्ड लोन में आप सिंपली यहाँ 1 लाख रुपये पर्सनल लोन मेंशन कर दीजिए। और उसके अलावा दोस्तों उसने कुछ अपने दोस्तों से या रिलेटिव से भी कुछ 50,000 रुपये का लोन ले लिया अनसिक्योर्ड, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम अदर्स। तो 50,000 आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए आपकी जो लायबिलिटी साइड है, सोर्स ऑफ फंड है, यहाँ पर 4,13,084 आ जाएगा। तो देखिए 4,13,084 आ चुका है, अब आप इसको ऐड कर दीजिए। तो आपका सोर्सेज ऑफ फंड देखेंगे आप दोस्तों तो 4,13,000 आ चुका है। इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड में भी ऐड कर देना है। तो एप्लीकेशन फंड पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपकी फिक्स्ड एसेट भी आ सकती है, कोई आपके पास आपने लैपटॉप परचेज़ किया होगा, मोबाइल परचेज़ किया होगा, तो अगर आपने कोई लैपटॉप या मोबाइल इसके लिए परचेज़ किया है तो उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो सारी ही चीज़ें अगर हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, गूगल में सर्च कर लीजिए। बट आप अपनी जो बैलेंस शीट है या जो P&L है उसको सिंपल ही रखिए, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसको वास्ट बनाएंगे उतना वास्ट बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं है तो आप इसको सिंपल ही रखिए। तो फिक्स्ड एसेट में मैं कुछ मेंशन कर नहीं रहा हूँ। उसके बाद जब हम इन्वेस्टमेंट में आएंगे देखिए दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट में ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दे देता है। तो इन्वेस्टमेंट मेरी किसी तरीके की है नहीं, तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। फर्दर ये आएगा देखिए नीचे करंट एसेट, लोन एंड एडवांसेज, तो यहाँ हमें डेटा मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए करंट एसेट में सबसे पहले ये आपको इन्वेंट्री दे रहा है, मतलब स्टॉक दे रहा है। तो स्टॉक में देखिए फिनिश गुड्स, ट्रेडेड गुड्स। तो फिनिश गुड्स, ट्रेडेड गुड्स का मतलब होता है दोस्तों मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 2,30,000 का। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास 31 मार्च 2023 को जो भी मेरे पास क्वांटिटी पड़ी होगी उसकी वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू सिंपली आपको यहाँ मेंशन करनी है। तो वो मेरे पास जो है 2,30,000 है, तो वो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं। तो देखिए 2,30,000 ये मैं मेंशन कर देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आऊँगा, डेटर वगैरह कुछ होते नहीं है या क्रेडिटर कुछ होते नहीं है, तो कैश इन हैंड आपके पास कुछ बचा होगा, तो कैश इन हैंड 13,084 आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। बैलेंस विद बैंक आपके पास दोस्तों कुछ होगा, तो 1,20,000 का बैलेंस विद बैंक है। 31 मार्च 2023 को आप बैलेंस चेक कर लीजिए आपकी स्टेटमेंट के अंदर, तो ये आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद 50,000 का देखिए दोस्तों एडवांस भी है। तो देखिए एडवांस आपको यहाँ नीचे नजर आ जाएगा, लोन एंड एडवांसेस। तो लोन एडवांसेस में एडवांस रिकवरेबल इन कैश ऑन काइंड, डिपॉजिट, लोन एडवांसेस टू कॉर्पोरेट एंड अदर्स। तो यहाँ पर लोन एडवांसेस टू अदर्स है। तो ये एडवांस कौन सा होता है दोस्तों, ये एडवांस आपका होता है जब भी किसी ब्रोकर के साथ आप ट्रेडिंग करने जाते हैं,
तो वो आपसे कुछ ना कुछ एडवांस रखवा लेता है डिपॉजिट की फॉर्म में। तो वो ये एडवांस है, तो वो ये रख लेते हैं 50,000 रुपीज़। तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने मेंशन कर दिया है। अब बैलेंस शीट में आप दोस्तों एक काम कर सकते हैं, अगर आपको मैं छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। आप सबसे पहले जब ये वाली पूरी साइड बना लेंगे तो यहाँ पे 4,13,000 आ गया। तो आप क्या करिए, सिंपली 4,13,000 में से जो 2,30,000 है ये आपको अपने ब्रोकर से मिल जाएगा कि आपका बैलेंस कितना बचा हुआ है, वहाँ पर कितनी क्वांटिटी आपके हैंड में है। उसके बाद एडवांस आपको पता ही होगा आपने कितना जमा करवाया है ब्रोकर के पास। बैंक बैलेंस आपको 31 मार्च के स्टेटमेंट से मिल जाएगा। तो इसमें से आप ये सारी ही चीज़ों को लेस कर लीजिए। जो बैलेंस बचेगा उसको आप जो है कैश इन हैंड मेंशन कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी जो है बैलेंस शीट बिल्कुल मैच हो जाएगी। तो ये एक तरीका है आपका बैलेंस शीट मैच करवाने का, क्योंकि अब आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे पास कितना कैश इन हैंड था, तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो सिंपली आप 4,13,000 लायबिलिटी साइड उठा लीजिए और उसमें से सारी ही चीज़ों को लेस कर दीजिए और जो भी बचेगा वो आपका कैश इन हैंड बच जाएगा। तो वही आपकी कैश इन हैंड की फिगर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट बना लीजिए। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, अब इसको भी जो है मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा सोर्सेज ऑफ फंड मैंने मेंशन कर दिया, एप्लीकेशन ऑफ फंड मैंने मेंशन कर दिया, 4,13,084, 4,13,084। तो देखिए मेरी बैलेंस शीट भी जो है वो बन चुकी है। अब मैं इसको भी कंफर्म कर देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस पर ओके कर देना है। तो देखिए जो बैलेंस शीट का टैब है उस पर देखिए दोस्तों मैंने ओके कर दिया है। और अब मैं जो है अपने शेड्यूल समरी पे आ गया हूँ, जहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि आपकी बैलेंस शीट भी कन्फर्म हो चुकी है। तो ये सारे ही टैब मेरे कन्फर्म हो चुके हैं दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो होता है इसमें आपको कुछ करना नहीं होता, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको कुछ करना नहीं होता। सिंपली आप इन टैब्स के ऊपर जाएंगे, इनके ऊपर क्लिक करेंगे, लास्ट में आ जाएंगे और लास्ट में आने के बाद सिंपली आपको कंफर्म करते चले जाना है। तो ये ऐसे ही सारे टैब आपको कंफर्म करते चले जाने हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंफर्म किया है, बाकी टैब भी आप ऐसे ही कंफर्म करते चलें। तो इसी तरीके से आप ट्रेडिंग भी कंफर्म कर लें। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, जब आप बैलेंस शीट और P&L का टैब कंफर्म कर लेंगे, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब आपका होता है वो होता है BP, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमेशा आपको यहाँ एडिट के ऊपर ज़रूर क्लिक करना है और ये चेक करना है कि यहाँ पर अलग से आपको जो इंट्राडे बिजनेस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस है, उसका अमाउंट मेंशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। वैसे तो जनरली यहाँ पर किया हुआ होगा, अगर नहीं किया होगा तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे समरी में मैं आ जाता हूँ। देखिए आपका जो टोटल लॉस था 1,36,916 था। तो देखिए यहाँ पे आपका टोटल लॉस इसने दिखा दिया है यहाँ पर 1,36,917। उसके बाद आपका जो स्पेकुलेटिव का लॉस होता है वो अलग से यहाँ पे दिखा देता है आपको। अगर नहीं दिखाएगा तो आप सिंपली यहाँ पर माइनस का निशान लगा के यहाँ पर जो है उसको मेंशन कर सकते हैं। तो मेरे केस में देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लॉस है वो 14,274 का है। तो वो मैंने मेंशन कर दिया है। तो आप जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए आपको जो बैलेंस है वो आपका दूसरा लॉस नज़र आ जाएगा, अदर देन स्पेकुलेटिव। तो देखिए आपका जो ये लॉस बच गया बैलेंस 1,22,000 का, ये बच गया नेट प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन अदर देन स्पेकुलेटिव। तो अदर देन स्पेकुलेटिव ये था आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन से, जो कि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से था, नॉर्मल बिजनेस से था 1,22,643। और बाकी 14,274 आपका टॉप में ही दिखा दिया इसने, ये आपका स्पेकुलेटिव से रिलेटेड है। तो ये दोनों का ब्रेकअप अलग अलग होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जो भी आपके लॉस का सेटअप होता है और कैरी फॉरवर्ड होता है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनका ब्रेकअप आप प्रॉपर्ली जब दे देंगे तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करना लॉसेस को आसान होगा। तो देखिए आपका पूरा ब्रेकअप आ गया है। आपका जो बिजनेस अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस था वो 1,22,643 था, ये आपको नज़र आ गया। स्पेकुलेटिव से लॉस था 14,000 था और जो टोटल लॉस था आपका, इनको आप ऐड करेंगे तो 1,36,000 का हो जाएगा। अब आप जो है इस टैब को कंफर्म कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आपको जो भी आपका लॉस होता है उस लॉस को आप पहले सेट ऑफ कराते हैं। अगर वो सेट ऑफ नहीं होता है सेम ईयर में तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो देखिए शेड्यूल BP भी आपका जो है वो कंफर्म हो चुका है। अब मैं आपको इस टैब पे ले आता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं जो लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, सेट ऑफ करना है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए जो भी आपका लॉस होता है दोस्तों, जैसे ये नॉर्मल बिजनेस का लॉस है जिसको हम नॉन स्पेकुलेटिव बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को, तो इसका जो लॉस है वो आप सेट ऑफ कर सकते हैं सेम ईयर में किसी भी हेड ऑफ इनकम से एक्सेप्ट सैलरी इनकम को छोड़कर दोस्तों आप किसी से भी इसको जो है एडजस्ट करवा सकते हैं, सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपका यहाँ पर लॉस है, वो टोटल लॉस है 1,22,643, ये आपका नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है या नॉर्मल बिजनेस का लॉस है। तो चलिए इसका मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको ग्रीन कर देता हूँ। तो आपका 1,22,000 का जो लॉस है दोस्तों वो नॉन स्पेकुलेटिव से लॉस है। तो इस लॉस को सबसे पहले तो आप सेट ऑफ करा लेंगे। तो सेट ऑफ किससे होगा? ये आपकी जो सैलरी इनकम होगी उसको छोड़कर कोई भी इनकम हो, चाहे वो आपकी अदर सोर्सेज इनकम हो, कोई डिविडेंड हो, बैंक का इंटरेस्ट हो, FD का इंटरेस्ट हो, कोई कैपिटल गेन से इनकम हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, कोई आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, जो भी लॉस होगा उससे ही एडजस्ट हो जाएगा
और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाएगा तो दोस्तों वो नेक्स्ट 8 ईयर के लिए जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अगर वहीं मैं बात करूँ इंट्राडे या स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस की, तो इंट्राडे का जो लॉस होता है दोस्तों वो केवल इंट्राडे की इनकम से ही सेट ऑफ होता है या स्पेकुलेटिव इनकम से ही जो है सेट ऑफ हो सकता है। तो इसके लिए इसको सेट ऑफ करने के लिए कोई दूसरी स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होनी चाहिए, जैसे कि आपकी हॉर्स रेसिस हो गई, इस तरीके की जो इनकम होती है, सट्टे वाली इनकम जो होती है दोस्तों, उनको आप स्पेकुलेटिव बिजनेस जो है वो बोलते हैं, या उनसे जो इनकम होती है उनको आप स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम बोलते हैं। तो इंट्राडे का अगर आपका कोई लॉस है, ये आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस होगा वो केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही जो है एडजस्ट हो पाएगा, और अगर एडजस्ट नहीं हो पाता है तो फिर आपको उसको 4 साल के लिए जो है कैरी फॉरवर्ड करना होगा। तो देखिए ये वाला लॉस तो मेरा इस साल में सेट ऑफ हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस तो है बट कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम नहीं है। बट वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों नॉन स्पेकुलेटिव की, तो यहाँ पर देखिए मैं एक यहाँ पर अब आपको इसको एडजस्ट करवाने के लिए एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा दूंगा आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से जो है ये एडजस्ट होती है और कैरी फॉरवर्ड होती है। तो चलिए अब हम एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर दिखा लेते हैं, क्योंकि हमें जो लॉस है वो एडजस्ट करना है। मेरा जो नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है वो 1,22,000 का है, तो यहाँ मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा दूंगा तो उससे ही एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बता दी है कि ये जो लॉस होता है ये सैलरी को छोड़कर हर किसी इनकम से जो है एडजस्ट हो सकता है, और एडजस्ट नहीं होगा तो फिर अगले 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम शेड्यूल कैपिटल गेन में चले जाते हैं और वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो दिखा देते हैं। तो शेड्यूल कैपिटल गेन में मैं आ गया हूँ दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा देता हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखा सकते हैं आप, दोनों भी दिखा सकते हैं, एक भी दिखा सकते हैं, जो भी आपका एक्चुअल है वो आप दिखा दीजिए। तो मैं अभी आपको एग्जांपल बताने के लिए सिंपली 111 सिलेक्ट कर लेता हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। वैसे यहाँ पर मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की दोस्तों देखिए 1,05,050 की इनकम भी है मेरे पास, बट मैं आपको यहाँ पर दूसरे के एग्जाम्पल छोटा सा दिखा देता हूँ ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाए। तो देखिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, हम इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर चुके हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा। तो अब आपको ये जो इक्विटी शेयर है सेक्शन 111 ये नज़र आ गया है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐड डिटेल्स कर दीजिए। आपको क्या करना है, सेक्शन 111 के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पूछ लेगा, मींस आपने जो वो सेल किए हैं शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स जो भी होंगे उनकी वैल्यू क्या है, सेल वैल्यू क्या है। तो सपोज़ आपने वो सपोज़ करें 2 लाख रुपए के सेल किए हैं, तो 2 लाख रुपए मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ मिलती नहीं है, तो जो भी आपकी परचेज कॉस्ट थी वो आप मेंशन कर दीजिए। सपोज़ मेरे केस में 1 लाख रुपीज़ थी। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ लास्ट में मैं आऊँगा तो मेरे को यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ का, इसको मैं ऐड कर दूँगा। तो देखिए इसको जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपीज़। तो देखिए दोस्तों मेरा 1 लाख रुपीज़ का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मुझे नज़र आ गया है। अब थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एफ कॉलम में जनरली आपको इसका ब्रेकअप देना होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में, नहीं तो बाकी बाद में क्या है आपकी एरर आएगी। तो यहाँ पे जब आप आएंगे ऐड डिटेल कर दीजिए। जनरली क्या होता है कि अगर आपका कोई लॉस वगैरह का केस नहीं होता है तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1 लाख रुपए का, यहाँ पर आप उसका ब्रेकअप देना होता है कि 15 जून तक कितना था, 16 जून से 15 सितंबर कितना था, 16 सितंबर से 15 दिसंबर कितना था, 16 दिसंबर से 15 मार्च कितना था, और 16 मार्च से 31 मार्च कितना था। तो यहाँ पे आपको पूरा ब्रेकअप देना होता है कि किस किस पीरियड के बीच में कितना कितना आपका प्रॉफिट था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट दोस्तों वो देने का पर्पज़ क्या होता है कि आपकी अगर पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा होती है तो उस केस में आपको फिर एडवांस टैक्स जो है वो पे करना होता है। और अगर आप एडवांस टैक्स टाइमली पे नहीं करते हैं तो उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है सेक्शन 234B और 234C के अंदर। तो इसके लिए ही आपको यहाँ पर जो है अमाउंट मेंशन करना होता है। बट यहाँ नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक चीज़ और लिखी होती है, एंटर वैल्यू फ्रॉम आइटम 5-6 ऑफ द शेड्यूल बाफला इफ एनी। बाफला मतलब होता है दोस्तों ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्टमेंट। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट देना है ताकि आपकी एडवांस टैक्स के ऊपर जो आपने पे नहीं किया उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो उसके। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1 लाख रुपए का, वो तो सारा आपका यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा 1,22,000 से, क्योंकि आपका जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है उसमें आपका 1,22,000 का लॉस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है ये जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है ये आपका नॉर्मल बिजनेस होता है, और इसका जो लॉस होता है वो किसी भी इनकम से एडजस्ट हो सकता है केवल सैलरी की इनकम को छोड़कर। तो ये तो लॉस आपका जो 1 लाख का जो आपको प्रॉफिट हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर वो तो आपका 1,22,000 से एडजस्ट ही हो जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ तो आपका जो 1 लाख रुपए का लॉस है वो ज़ीरो हो जाएगा एडजस्ट होने के बाद। तो यहाँ पर आपको इसलिए कोई भी अमाउंट जो है मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो बाफला के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो जब वहाँ पर वो ज़ीरो आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप कोई अमाउंट मेंशन कर देंगे तो फिर उस केस में जो है आपकी
वो एरर दिखाएगा ही दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली नीचे आ जाना है और इसको ऐड कर देना है। हाँ, बट अगर आपका कोई लॉस का केस वगैरह नहीं होता है तो उस टाइम आपको जो है यहाँ पर मेंशन करना होता है, बट अभी आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको जो है ये एरर दिखाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये वाला शेड्यूल भी जो है मैं कन्फर्म कर देता हूँ। तो अब लास्ट में आप आ जाइए और लास्ट में आने के बाद देखिए दोस्तों इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो अब हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैब है दोस्तों वो भी कन्फर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे टैब अपने जो है कन्फर्म कर लिए हैं। अब हम जो काम करेंगे वो काम करेंगे साइला पे, बाफला पे और CFL पे। तो देखिए अब आपका जो कैपिटल गेन वाला शेड्यूल है वो भी कंफर्म हो चुका होगा। तो देखिए हम आएंगे तो देखिए कैपिटल गेन का शेड्यूल भी आपका कंफर्म हो चुका है। तो देखिए ये वाले जो शेड्यूल हैं दोस्तों, शेड्यूल डेप्रिसिएशन, शेड्यूल DCG, ये वाले शेड्यूल ऐसे शेड्यूल हैं जो कि आपके काम के नहीं हैं। आपको सिंपली इनके ऊपर क्लिक करते चले जाना है और इनको कंफर्म करते चले जाना है, जैसे कि मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था। तो जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। बाकी सैलरी का अगर आपको कैसे करना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे दिखाना है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अब आप नीचे आ जाइए। तो नीचे जब आप आएंगे देखिए दोस्तों अब आपको यहाँ नज़र आ जाएगा साइला, बाफला, CFL। ये 3 शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर लोगों को कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो साइला का मतलब होता है करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट। अब देखिए इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ पहले। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मेरा लॉस था वो 1,22,643 का लॉस था। यहाँ मेरा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, देखिए यहाँ पर मुझे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो हुआ है 1 लाख रुपीज़ का। तो 1 लाख रुपीज़ का मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया है। तो देखेंगे आप तो यहाँ पर आपका करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जो मेरा 1,22,000 का लॉस है, नॉर्मल बिजनेस लॉस है, उससे मेरा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करंट ईयर लॉस मतलब क्या हुआ, 1,22,000 का आपका करंट ईयर का लॉस है, तो वो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख रुपये, उससे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। जो बैलेंस आपका बचेगा 22,643 रुपये, वो आपको CFL के अंदर जो है कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका देखिए इंट्राडे से लॉस है, तो इंट्राडे से लॉस है। अब यहाँ पर हमारे सामने कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम नहीं है, तो वो जीरो है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो भी लॉस है एडजस्ट कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो एडजस्ट जीरो होगा, जो टोटल लॉस होगा दोस्तों वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये जो लॉस है आपका दोस्तों, ये जो लॉस है आपका कैरी फॉरवर्ड, तो इतना जो लॉस है वो आपका जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो देखिए आपका जो नॉर्मल बिजनेस से लॉस था उसमें 1 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा इसी साल में, मींस असेसमेंट ईयर 23-24 में। जो बैलेंस लॉस होगा वो आपका 8 साल के लिए जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ स्पेकुलेटिव लॉस की 14,274 की, तो आपका एडजस्ट कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि आपकी स्पेकुलेटिव इनकम नहीं है। यहाँ पर सारा ही लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 4 ईयर्स के लिए। तो यही ये बात करता है देखिए शेड्यूल की। तो ये साइला के अंदर यही होने वाला है। तो देखिए इस पर मैं जब क्लिक करूंगा तो इसका मतलब होता है करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट, तो आपको ये पूरी ही एडजस्टमेंट दिखा देगा लॉस की। तो देखिए यहाँ इसने टॉप में ही आपको दिखा दिया है लॉस टू बी सेट ऑफ, कौन कौन से लॉस आपके जो है सेट ऑफ हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 1,22,643 का लॉस जो है वो आपका सेट ऑफ हो सकता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इनकम अवेलेबल है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की फॉर्म में, तो ये लॉस आपका सेट ऑफ हो जाएगा। बट ये वाला लॉस आपका सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इसके बारे में इसने कुछ नहीं लिखा। इसने जो लॉस टू बी सेट ऑफ के बारे में लिखा है केवल उसने 1,22,643 लिखा है, मीन्स 1,22,643 ही लिखा है, जो कि नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है। तो आप नीचे आएंगे तो देखिए किससे आपको ये एडजस्ट करता हुआ दिखाएगा। तो देखिए सैलरी आपकी इनकम है नहीं, होती तो इसे एडजस्ट भी नहीं होता, क्योंकि सैलरी से एडजस्ट हो नहीं सकता। हाउस प्रॉपर्टी इनकम थी नहीं, PGPP की इसके अलावा कोई इनकम है नहीं, स्पेकुलेटिव इनकम है नहीं। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, जिसके ऊपर टैक्स लगता है। तो देखिए आपकी इनकम ऑफ द करंट ईयर क्या थी, 1 लाख रुपये की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थी, और ये जो लॉस था आपका 1,22,643 का, उससे आपने ये पूरा ही लॉस 1 लाख रुपीज़ का एडजस्ट कर दिया है। और लास्ट में जब आप आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर जो लॉस रिमेनिंग बच गया है आफ्टर सेट ऑफ करने के बाद जो आपका लॉस बच गया है 22,643, इस लॉस की दोस्तों मैं बात कर रहा था, यही लॉस आपका जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये वाला लॉस तो आपका सेट ऑफ हो ही नहीं पाया, तो ये सारा ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बट वो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। इस वाले टैब के अंदर दोस्तों वो वही लॉस दिखा रहा है जो कि सेट ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पर ये वाला लॉस सेट ऑफ हो सकता है, केवल यही दिखा रहा है, ये वाला लॉस सेट ऑफ हो ही नहीं सकता, तो इसको नहीं दिखा रहा है। तो आप सिंपली अब नीचे आएँ और इसको जो है कन्फर्म कर दें। तो देखिए दोस्तों अब इस टैब को भी जो है हमने कन्फर्म कर दिया है। अब देखिए आपका ये वाला टैग भी कन्फर्म हो गया होगा। तो देखिए आपका जो साइला है करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट, ये वाला शेड्यूल भी आपका जो है कंफर्म हो चुका है। उसके बाद देखिए आप बाफला पे आएंगे तो बाफला पे क्लिक कर दीजिए। बाफला का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्टमेंट। तो देखिए दोस्तों ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्टमेंट में हमारा कुछ भी नहीं आएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्टमेंट का मतलब होता है डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ द अर्लियर ईयर्स। तो यहाँ पर आपको ऐसी इनकम की डिटेल देनी है जो कि बच जाएगी, पिछले कुछ सालों के जो लॉस हैं वो आपने जो है ब्रॉड फॉरवर्ड किए होंगे। तो ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है, तो ये सारा आपको ब्लैंक ही नज़र आएगा। तो इसलिए आपको सिंपली यहाँ नीचे आ जाना है और इसको जो है कंफर्म कर देना है।
तो देखिए अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ, नीचे ले आता हूँ, आपको यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सिंपली आप नीचे आ जाइए तो देखिए यहाँ कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा और कंप्यूट सेट ऑफ के ऊपर जो है कंफर्म कर दीजिए, इसको भी कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए अब मैं नीचे आ जाता हूँ। जैसे ही मैं नीचे आऊँगा देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बाफला भी कंफर्म हो चुका है। अब CFL पे आ जाते हैं। CFL का मतलब होता है दोस्तों जो लॉस आपका करंट ईयर में एडजस्ट हो गया वो तो ठीक है, अब जो बच गया आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो CFL का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। तो अब इसके ऊपर जो है कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही मैं इस पर कंफर्म करूँगा यहाँ पर आपको सारी ही डिटेल दिखा देगा कि आपका कितना लॉस जो है बच गया है और जो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो देखिए आप जब लास्ट में आएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देगा 2023-24 करंट ईयर लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। तो देखिए जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस था उससे आपका लॉस दिखा देगा ये 22,643 और जो इंट्राडे स्पेकुलेटिव बिजनेस है उससे आपका लॉस दिखा देगा 14,274। तो यहाँ जब आप आएंगे तो देखिए आपका ये लॉस दिखा दिया है 22,643। आप ऊपर जाएंगे तो देखिए ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस अवेलेबल फॉर सेट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, तो ये आपका बच गया है। उसके अलावा 14,274 का लॉस आपका वो बच गया है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, क्योंकि आपकी स्पेकुलेटिव इनकम कोई थी ही नहीं तो इसलिए आपका लॉस ये एडजस्ट हो ही नहीं पाया। तो सारा का सारा लॉस जो है आपका अगले 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और अगले 4 सालों में अगर कोई आपकी स्पेकुलेटिव इनकम होगी तो वहाँ से ही एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये जो लॉस बच गया आपका 1,22,000 में से 22,643 का, ये लॉस आपका 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और फ्यूचर ईयर में 8 साल में आपकी कोई बिजनेस इनकम होगी, नॉर्मल बिजनेस इनकम होगी तो उससे ये दोस्तों एडजस्ट हो जाएगा। अब आप कंप्यूट सेट ऑफ कर दीजिए यहाँ पर भी। तो देखिए इसको मैंने कंप्यूट सेट ऑफ कर दिया है। मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों मेरा शेड्यूल CFL भी कंफर्म हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि हमने सारे ही शेड्यूल को डिटेल में कंफर्म किया है। बाकी जो भी शेड्यूल बचेंगे आप उसको एक एक करके कंफर्म करते चले जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया है IT3 ऑलरेडी मैंने ITR3 जो है डिटेल में बनाया हुआ है, जहाँ मैंने आपको सैलरी कैसे फिल करनी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैसे फिल करना है वो सारा ही बताया हुआ है। आप उस वीडियो को देख लीजिए और आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो लॉस था इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर वो ज़रूर क्लैरिटी आपको मिली होगी। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।